Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in part 2 of lecture number 7, in which we are going to study opening and closing of stomata by potassium ion influx theory. आपको याद होगा कि हमने इस लेक्चर के पिछले हिस्से के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी. दरअसल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दो डिफरेंट थ्योरीज के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है. तो पिछले हिस्से के अंदर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी डिस्कस किया था, और जबकि इस लेक्चर के इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी. अब इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी करेक्ट थ्योरी है, इस बात के ऊपर भी आज हम गौर करेंगे. जिन बच्चों ने इस लेक्चर का पिछला हिस्सा अभी तक वॉच नहीं किया तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि पहले वो इस लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 देख लें, उसके बाद फिर ये पार्ट 2 को आप समझिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी के मुताबिक भी एक्सप्लेन किया जाता है और पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी के मुताबिक भी एक्सप्लेन किया जाता है. अच्छा, अब जरा देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी. पोटेशियम ion influx theory is another theory which also explains the opening and closing of stomata. अच्छा, आपने आखिर में ये बात भी आइडेंटिफाई करनी है कि which theory is more acceptable. अभी मैं आपको नतीजा नहीं बता रहा, अभी आपको मैंने स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म सारा बयान किया है. अब हम बात करते हैं कि पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी के मुताबिक ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म हो रहा है. अच्छा, इसमें अब आप देखिए कि होगा क्या कि सुबह सुबह जब लाइट का एक्सपोजर होता है ना, तो उस वक्त हालत उसकी कैसी है स्टोमेटा की, मैं आपको वो हालत दोबारा से दिखा देता हूँ. जैसे मैंने भी आपको कहा था कि स्टोमेटा उस वक्त क्लोज होंगे या पार्शली क्लोज, चले मान लें आप उसको, ठीक है. तो बहरहाल ये पार्शली क्लोज या कंप्लीटली क्लोज, ये अभी सुबह सुबह जब सूरज तुलू हुआ है और अभी फोटोसिंथेसिस का आगाज नहीं हुआ, तो उस वक्त अभी ये इस तरह से ये हालत है उनकी. और गार्ड सेल आपको ये फ्लैसिड नजर आ रही हूँ. फ्लैसिड कब होते हैं? जब ये इस तरह से थिन होंगे, यानी ये कॉन्वेक्स नहीं है, तो ये इनकी फ्लैसिड स्टेट है. और इसके मुकाबले में जो रिमेनिंग आपको एपिडर्मल सेल्स दिखा रहे हैं, उस वक्त ये फूले में, इनमें वाटर ज्यादा है और गार्ड सेल के अंदर कम है, तो इस वजह से गार्ड सेल्स इस शेप में और स्टोमेटा आर क्लोज. अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस का आगाज होगा ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट, तो एक्सपोजर ऑफ लाइट से ना दो काम होंगे यहां पर. एक काम तो यहां पर ये होगा, एक काम एक्सपोजर ऑफ लाइट की वजह से ये होगा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. और दूसरा काम यहां पर क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है गार्ड सेल के अंदर, उसे कहते हैं मैलिक एसिड, उसकी आयनाइजेशन शुरू हो जाती है. असल में सनलाइट के अंदर जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट कॉजेज द आयनाइजेशन ऑफ मैलिक एसिड. मैलिक एसिड एक कंपाउंड है गार्ड सेल के अंदर. ये मैं सारा कुछ ये गार्ड सेल के हवाले से बता रहा हूं, ये बात याद रहे, ठीक है भाई. तो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से एक तरफ तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और दूसरी तरफ जो ब्लू लाइट पोर्शन था सनलाइट का, उसने मैलिक एसिड की आयनाइजेशन कॉज की है. अच्छा, अब आगे क्या होगा? अब आगे देखिए जी बेटा. सर, ये ब्लू लाइट में से क्या होता है जो मैलिक एसिड को आयनाइज करता है? हाई एनर्जी रेडिएशन है ना, जो ब्लू पोर्शन है, ठीक है. तो वो हाई एनर्जी रेडिएशन, वो इसके लिए ये ससेप्टेबल कंपाउंड इसके लिए. कई एक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइट में एक्सपोज होने पर वो आयनाइज कर जाते हैं. तो मैलिक एसिड भी इसी तरह से ब्लू लाइट की वजह से आयनाइज करता है. और दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई. अब ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी व्हाट विल हैपन? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. हमने अभी पिछले थ्योरी के अंदर बात की थी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे यहां पर, ठीक है. ग्लूकोज बिल्कुल प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम इसको एक और एंगल से अभी ऑब्जर्व करें. और वो एंगल क्या है कि ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज ड्रॉप्ड. कंसंट्रेशन ऑफ
CO2 is dropped। आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्यों ड्रॉप हुई है भाई, गार्ड सेल के अंदर CO2 क्यों ड्रॉप होगी? वजह ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो यूटिलाइज हो गई फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पहले तो परफॉर्म नहीं हो रहा था ना, पहले तो फोटोसिंथेसिस रुका हुआ था और सेलुलर एस्पायरेशन चल रहा था। सेलुलर एस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फौरन यूटिलाइज हुई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में और इस तरह से CO2 कंसंट्रेशन इज ड्रॉप्ड इन द गार्ड सेल। आपको ये पॉइंट समझ में आया भाई? ठीक है, वो जो बात हमने पहले की थी ना कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस, वो बात अपनी जगह फैक्ट है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, लेकिन उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, बेशक प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एक और एंगल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो क्या कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज ड्रॉप्ड इन द गार्ड सेल। और दूसरी तरफ ये जो आयनाइजेशन ऑफ मैलिक एसिड हुआ है ना, इसकी वजह से क्या होगा? सो आयनाइजेशन ऑफ मैलिक एसिड, उसमें क्या होगा कि ये जो मैलिक एसिड है उससे H आइंस लिबरेट होंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें बनी है। मैलिक एसिड आयनाइज होकर ये एक तरफ तो मैलेट प्रोड्यूस करेगा, मैलेट आर नेगेटिव आइंस, मैलेट आइंस प्रोड्यूस होंगे, और दूसरी तरफ H+ आइंस प्रोड्यूस होंगे। H+ आइंस आपको पता है कि इनकी जब एक्सेस हो किसी जगह पर, अगर H+ आइंस ज्यादा हो जाएं तो ऐसी सूरत में pH ड्रॉप हो जाती है या pH अप हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आयनाइजेशन इफेक्ट है, ड्यू टू दिस आयनाइजेशन इफेक्ट द pH ऑफ द गार्ड सेल इज डिक्रीज्ड, यानी एसिडिक pH बन गई है। pH ऑफ द गार्ड सेल इज डिक्रीज्ड। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है कि pH ऑफ गार्ड सेल इज डिक्रीज्ड क्योंकि H आइंस ज्यादा हो गए। तो अब ये देखो, ये जो लो pH होती है, लो pH एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की कंसंट्रेशन भी लो और pH भी लो हो गई इस वक्त। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट द इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से पोटाशियम आयंस अंदर दाखिल होंगे। लो pH और लो CO2 कंसंट्रेशन, both these conditions stimulate some channels that import potassium ions from surrounding cell। इन दोनों कंडीशंस की वजह से पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स शुरू हो गया। both these conditions cause influx of potassium ions। what is influx? influx का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट। इन्फ्लक्स का क्या मतलब है? इनवर्ड मूवमेंट। तो इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन किस तरह से परफॉर्म होता है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन? तो आपने याद रखना है कि इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन इज स्टिमुलेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द गार्ड सेल एज वेल एज लो pH। ये फैक्टर्स आपको याद रहेंगे कि व्हाट कॉजेज द इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल में पोटाशियम आयंस का इन्फ्लक्स या इनवर्ड मूवमेंट कैसे होती है? ड्यू टू दीज टू फैक्टर। असल में पोटाशियम आयन कुछ चैनल्स के जरिए मूव करते हैं और उन चैनल्स को स्टिमुलेट करेंगी ये कंडीशंस। अच्छा, अब ये जो पोटाशियम आयंस है ना, वो अंदर आकर मैलेट आयंस के साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि मैलेट आयंस भी H आयंस को लूज करके अकेले हो गए थे, और जो पोटाशियम आयंस अंदर आए वो भी अपने आप को अंदर अजनबी महसूस कर रहे थे, तो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। पोटाशियम आयंस कंबाइन विद मैलेट आयंस, और जब ये दोनों मिल जाते हैं, पोटाशियम आयंस और मैलेट आयंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम मैलेट। यानी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है पोटाशियम मैलेट, उसे कहा जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम मैलेट इज इंक्रीज। पोटाशियम मैलेट basically this is a highly water soluble compound। potassium malate is highly water soluble compound like glucose। जैसे ग्लूकोज था ना, उसी तरह से ये भी highly water soluble compound है। सो इस वाटर soluble compound के एक्सेस की वजह से, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही, कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम मैलेट इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो रही है। तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है,
तो जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से आप बताइए कि सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। चूंकि ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है और ये एक सोल्यूट है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो व्हाट विल हैपन ऑन द सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल? सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, और जब ये दोनों पोटेंशियल्स डिक्रीज करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको याद होगा कि वाटर मूव करना शुरू कर देता है। वाटर की मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ होती है। इसका मतलब है कि वाटर बिगिन टू मूव इनटू गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, गार्ड सेल के अंदर वाटर दाखिल होगा और उसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल्स की वजह से टर्जिड हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, तो फिर क्या होता है? स्टोमेटा के ऊपर क्या फर्क पड़ता है भाई? तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा आर दस ओपन। तो आपको ये समझ में आया स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहे हैं? तो स्टोमेटा की ओपनिंग दरअसल डे टाइम के अंदर ये इस तरह से होती है कि ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट दो एक्टिविटीज प्लांट के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं गार्ड सेल में। एक तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और दूसरा ब्लू लाइट एक्सपोजर की वजह से मैलिक एसिड की आयनाइजेशन। ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी CO2 लेवल इन द गार्ड सेल इज ड्रॉप्ड और दूसरी तरफ pH इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। और ये लो pH और लो CO2 कंसंट्रेशन ये इनफ्लक्स के लिए एक सूटेबल कंडीशन बन जाती है। इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन इनकी वजह से टेक प्लेस होगा। अगरचे ये जो H+ आयंस है ना, इनको गार्ड सेल बाहर पंप आउट कर देंगे बाद में pH को मेंटेन करने के लिए, ये पंप आउट हो जाते हैं ताकि pH मेंटेन रहे। लेकिन बहरहाल एक दफा तो ये मेलेट आयंस आने वाले पोटेशियम आयंस के साथ कंबाइन कर चुके होंगे और इनके कंबाइन होने से पोटेशियम मेलेट बनेगा और इसकी वजह से फिर ये सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उससे वाटर अंदर मूव करेगा, जिससे गार्ड सेल टर्जिड होंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अब रात को क्या होगा? रात को एक्सपोजर ऑफ सनलाइट बंद हो गया, ऐसा ही है ना भाई, देयर इज नो मोर लाइट इन द नाइट। तो नाइट में जब लाइट नहीं होगी तो क्या ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी? नो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, आप ये इसकी स्कीम बना लेंगे ना, इसी तरह से यहां पे आप लिखेंगे नो मोर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। और ये जो ब्लू लाइट की वजह से आयनाइजेशन कॉज हो रही थी, क्या रात को भी आयनाइजेशन होगी? नो। जब ये ब्लू लाइट बंद हो जाती है ना तो आयनाइजेशन रिवर्स होना शुरू हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन जो है ना एक रिवर्सिबल इवेंट है। आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल इवेंट है, तो जैसे ही ब्लू लाइट का एक्सपोजर बंद होता है तो ये आयनाइजेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। कैसे रिवर्स होगी? असल में देखो कि जब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टॉप हुई तो CO2 का लेवल राइज कर गया और जैसे ये CO2 का लेवल राइज करता है तो पोटेशियम आयन फौरन ये मेलेट आयंस को छोड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि पोटेशियम आयन हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से ये कभी भी गार्ड सेल के अंदर स्टे नहीं करता। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कॉजेज इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, इसी तरह से जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है गार्ड सेल के अंदर वो क्या कॉज करता है? इफ्लक्स। इनफ्लक्स का अपोजिट क्या होता है? इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब है आउटवर्ड मूवमेंट। तो ये आउटवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से अब पोटेशियम मेलेट खत्म हो गया, क्योंकि पोटेशियम तो उसको छोड़ के निकल गया और बेचारे मेलेट अब क्या करेंगे? तो मेलेट फौरन ये H आयंस के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। जो H आयंस दिन में बाहर निकाले गए थे उनको भी अंदर बुला लिया जाएगा और वो H आयंस और मेलेट आयंस दोबारा कंबाइन होकर वापस मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये पोटेशियम मेलेट ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से दरअसल सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुए थे, जब ये पोटेशियम मेलेट ही खत्म हो गया तो फिर ये सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड, और जब ये इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से फिर वाटर बिगिन टू मूव फ्रॉम गार्ड सेल्स इनटू द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स और उससे गार्ड सेल फिर फ्लैसिड हो जाते हैं एंड स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ठीक है भाई, तो आपको ये सारा फेनोमेनॉन समझ में आया? आप ये इसको इसी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। वेल डन। ठीक है, तो मैंने ये दोबारा से इसको लिख के नहीं दिखाया, लेकिन आप ये इसी चीज को रिवर्स करते जाएं तो ये आपके पास मैकेनिज्म बन जाएगा क्लोजिंग का एट नाइट। अब जरा मुझे बताइए, ये दोनों आपको मैकेनिज्म समझ में आ गए हैं? ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है? ज्यादा एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन कौन सी है? पहले वाली या दूसरे वाली?
क्यों आपको ऐसा कैसे लगा कि ये दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है ज्यादा ये एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू द स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन? आपने ये किस बुनियाद पर ये रीजनिंग की? शाबाश, ये वाला फजूल सा है। ये फजूल सा है। अच्छा नहीं बेटा, मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वो जो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन की बात की है ना, और जो यहाँ पे बात हुई है, इनमें से बात गलत कोई भी नहीं है। मजे की बात यह है कि वो जो आपको मैकेनिज्म बताया वो भी बिल्कुल हर 100% दुरुस्त है। हर चीज जो उसमें बयान की है वो उसी तरह से होती है, और ये यहाँ पर जो चीजें बयान की है ये भी सारा कुछ इसी तरह से होता है। अब कौन सी थ्योरी को हम करेक्ट माने? जब सारी चीजें उसकी भी दुरुस्त हैं इसकी भी दुरुस्त हैं, तो ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सी होगी? यानी करेक्ट तो दोनों है, यानी एक्सेप्टेबल ज्यादा जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है वो कौन सा मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी या स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन? नहीं, पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स इज मोर एक्सेप्टेबल। वो कैसे? वो इस तरह से बच्चों, इधर देखिए, असल में देखो कुछ प्लांट्स के अंदर, लिसन केयरफुली, कुछ प्लांट्स में ये देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वो एक्सपोज होते हैं ना, हाई टेम्परेचर, तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट में से ना बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाती है। हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इंक्रीज, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जानते हैं ना, एक और प्लांट के अंदर फेनोमेनॉन है ट्रांसपायरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और वो मेनली कहां से होता है? स्टोमेटा से। आपको पता है स्टोमेटा जो है ना सिर्फ ये गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि इनके जरिए ट्रांसपायरेशन भी होती है। लिहाजा दिन में ये जितने वाइड ओपन होंगे उतना यहां से वाटर का लॉस भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और प्लांट के अंदर ना एक मैकेनिज्म है कि जब भी इसमें ट्रांसपायरेशन का रेट खास रेट से बढ़ता है ना, तो प्लांट को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए क्या करता है, इसके अंदर एक सेल्फ डिफेंस पाया जाता है। और वो सेल्फ डिफेंस क्या है कि जब भी ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एनॉर्मसली हाई होगा, एबनॉर्मली हाई होगा, तो उसकी वजह से एक हार्मोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है लीफ के अंदर, गार्ड सेल के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है which is begin to produce in guard cell। ये गार्ड सेल में कब प्रोड्यूस होता है भाई एब्सिसिक एसिड? ये डे टाइम के अंदर जब हाई टेम्परेचर में प्लांट एक्सपोज हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो एब्सिसिक एसिड बनना शुरू हो गया। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड causes this causes the efflux of potassium ion। ये क्या करता है? ये पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कॉज करता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ये पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कॉज करता है। तो अगर पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं ड्यू टू एब्सिसिक एसिड, वैसे आपने देखा था पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कौन कॉज करता है? अभी मैंने जो प्रीवियस मैकेनिज्म बताया, व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन? हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था पिछली स्लाइड पर कि ये जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होती है ना, रात के वक्त जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, तो उसकी वजह से दरअसल CO2 लेवल हाई हो जाता है, और वो हाई लेवल ऑफ CO2 दरअसल इफ्लक्स कॉज करता है। यही बात बताई थी ना अभी मैंने आपको। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि एक और फैक्टर भी है जो इफ्लक्स कॉज करता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के साथ साथ एक और फैक्टर जो इफ्लक्स कॉज करता है वो है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो कि पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कॉज करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप ऑफ पोटेशियम मैलेट, क्योंकि पोटेशियम मैलेट की वजह से अभी आपको बताया था ना कि सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था, तो पोटेशियम मैलेट कंसंट्रेशन विल बी ड्रॉप्ड, ड्रॉप ऑफ पोटेशियम मैलेट कंसंट्रेशन। और जब ये पोटेशियम मैलेट कंसंट्रेशन ड्रॉप होती है, तो उसकी वजह से फिर सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल डे टाइम के अंदर भी उसका इंक्रीज हो जाता है। सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, और अगर ये सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? वाटर मूव इनटू आउट,
water move out of the guard cell. Water move out of guard cell. Water guard cell से निकल जाएगा, thus stomata are closed. Guard cell become flaccid. Guard cell become flaccid. और जब ये गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमेटा आर क्लोज. स्टोमेटा आर क्लोज्ड. तो आप देखिए कि कुछ प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होते हैं ना, वो दिन के वक्त भी अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं. ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि इन मैनी प्लांट्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन हाई टेम्परेचर दे क्लोज दियर स्टोमेटा. ये स्टोमेटा किस वजह से इन्होंने क्लोज किए? ताकि ये ट्रांसपायरेशन के रेट को रोक सकें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सारा पानी इनका निकल जाए और ये मर जाएं. तो ये अपने आप को बचाने के लिए एब्सिसिक एसिड से हेल्प लेते हैं. तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कॉज करके पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, और पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन जब ड्रॉप होती है तो वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाते हैं, जिनकी वजह से फिर ये गार्ड सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं. स्टोमेटा दिन के वक्त भी क्लोज हो जाते हैं. अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो इससे हमें ये लगता है कि ये जो पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेनली इसके ऊपर डिपेंड करती है. वो जो पहले स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन आपको बताया था ना, वो बात गलत कोई नहीं थी, लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर पूरी तरह उस पर डिपेंड करती होती तो मुझे बताइए कि बेशक हाई टेम्परेचर था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही थी, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था, और अगर ग्लूकोज दिन में प्रोड्यूस हो रहा हो तो क्या फिर ये स्टोमेटा को क्लोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी, वो जो पहले आपको बताई है? तो फिर तो स्टोमेटा को क्लोज नहीं होना चाहिए ना. लेकिन स्टोमेटा क्लोज होते हैं. तो फिर कैसे होते हैं? तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये थ्योरी ज्यादा कंफर्म लगने लगी. ठीक है, तो ज्यादा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस थ्योरी के ऊपर रिलाय कर रही है? पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स थ्योरी. ठीक है भाई, ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहां पर आपने इन दो क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन. ठीक है, इन्फ्लक्स कौन से फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, और दूसरा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन. तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर आना चाहिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. इसके अलावा आप इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कीजिए. तो ये स्कीम जो आपको इस तरह से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाई है, आपने जरूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखना है, आपने वर्डिंग बेशक यही लिखनी है, लेकिन पैराग्राफ की फॉर्म में इसको अटेम्प्ट करना है जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए. क्योंकि आमतौर पर देखा ये गया है कि ये बच्चे जब इस तरह से पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर इसी तरह से वो एक फ्लो चार्ट वहां पर बना के आ जाते हैं. तो आप ये फ्लो चार्ट बनाने के बजाय आप इसको पूरे पैराग्राफ की फॉर्म में वहां पर एक्सप्लेन करेंगे. तो ये आपको समझाने के लिए इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना के दिया ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके. ये फ्लो चार्ट अगर आपने बनाना हो तो ये आपका एडिशनल एक एफर्ट हो सकती है टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के हवाले से. तो उसको एग्जामिनर जरूर क्रेडिट देता है और उसको अप्रिशिएट करता है. लेकिन खाली आपने फ्लो चार्ट बनाया और बाकी आपने उसको वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन ना किया हो तो उससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा. ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.